गुड मॉर्निंग। आज आज का टॉपिक है किरण प्रकाश की 9 चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास। उसमें रैखिक आवर्धन, गोली दर्पण में रैखिक आवर्धन क्या होता है, गोली दर्पण में रैखिक आवर्धन क्या होता है, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके पीछे लेक्चर तक यदि आप लोग पढ़े होंगे, है ना, खासकर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए तो क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यदि आप इसके पहले तक पढ़ें तब इसको समझने में आसानी रहेगी। तो यानी उसके पहले तक की यदि बात करें तो उसके पहले दर्पण समीकरण तक था। ठीक है ना। तो रैखिक आवर्धन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, उस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कोई दर्पण है, उस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और वो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये तो चित्र से तो पता चलेगा, जैसे डायग्राम बनाया जाए तो उसमें आप देख सकते हैं। और यदि वैसे रैखिक आवर्धन के हिसाब से देखा जाए तो रैखिक आवर्धन भी वो प्रतिबिंब के आकार के बारे में ही बताता है। यदि रैखिक आवर्धन आपको दे दिया जाए तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, उससे ये डिसाइड कर सकते हो कि प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। ठीक है ना। तो रैखिक आवर्धन प्रतिबिंब के आकार के बारे में कुछ जानकारी देता है। सीधी सी बात ये समझ लो, रैखिक आवर्धन प्रतिबिंब के आकार के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक ये दर्पण है ना, डायग्राम हम फिर बनाएंगे ही। ये दर्पण है, इसके सामने ये कोई वस्तु है ए बी, और ये मान लीजिए उसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कुछ न कुछ साइज होगी। प्रतिबिंब की लंबाई को, वस्तु की लंबाई को ओ लिख देते हैं। वस्तु की लंबाई को क्या लिख देते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ लिख दिए। कहीं कहीं वस्तु की ऊंचाई तो एच ओ लिखा रहता है, कहीं कहीं कोई इसी को एच लिखा रहता है। और ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई लिख दिए। प्रतिबिंब की लंबाई को क्या लिख दिए, आई, या कि फिर एच आई, या कि फिर एच डैश। क्या कहा हमने, ये कोई दर्पण है, उसके सामने कोई आपने वस्तु रखा और उस वस्तु को मान लो ये प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसे बना वो सब जानते हो, पीछे लाइव लेक्चर में देख सकते हो। हम समझा रहे हैं कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु की कुछ न कुछ लंबाई होगी, लंबाई कहो, ऊंचाई कहो, जो कहो, तो वो वस्तु की लंबाई को हम ओ लिख दिए। और ये प्रतिबिंब जो बना उसकी भी कुछ न कुछ लंबाई ऊंचाई होगी, तो उसको आई लिख दिए। चाहे ओ आई लिखो, चाहे एच ओ एच आई लिखो, चाहे एच और एच डैश लिखो। तो ये बता दें, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात यानी आई बटे ओ, या कि फिर एच आई बटे एच ओ, या कि एच अपान एच डैश। इसको भी रैखिक आवर्धन, इसको रैखिक आवर्धन, इसको रैखिक आवर्धन। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहा जाता है, और उसको प्रदर्शित करते हैं किससे, यम से। ठीक है ना। यानी किसी गोली दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। दर्पण के लिए, लेंस के लिए भी आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज जो हम रैखिक आवर्धन बताने वाले हैं, रैखिक आवर्धन वो गोली दर्पण में बताएंगे। ठीक है ना। किसी गोली दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। ध्यान देना, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर लिखना है ना, ये नहीं कि वस्तु की लंबाई लिख दो। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है ना। रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। रैखिक आवर्धन, किसी गोली दर्पण में
प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, रेखीय आवर्धन। इसे एम से दर्शाया जाता है, अर्थात एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो एम बराबर आई बटे ओ, या एम बराबर एच आई बटे एच ओ। आई माने इमेज, इसलिए आई मीन्स इमेज, इमेज मीन्स प्रतिबिंब, और वो यानी ऑब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। एच आई पान, कोई चाहे तो इसी को ऐसा भी लिख सकता है, बताए दे रहे हैं, एच डैश बटे एच, जो मर्जी हो, है ना। मेन ये हमने लिखा है। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। इसके माध्यम से हम कुछ और कहना चाहेंगे, उसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये रहा अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में पी क्या है, ध्रुव है, एफ क्या है, फोकस है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक वस्तु हमने रखा ए बी, ए बी एक वस्तु है। एक प्रकाश किरण यहाँ से गई तो कहाँ से लौटी, फोकस से होकर, और दूसरी प्रकाश किरण ये गई, ये लौटी, ये दोनों यहाँ मिल गई, यहाँ से लंब डाल दिए, ए डैश बी डैश क्या हुआ, प्रतिबिंब है। ठीक है। ये एक प्रकाश किरण समांतर गई तो फोकस से, एक ऐसे गई है यहाँ पर, तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए तो लौटेगी ही। तो ए डैश बी डैश क्या बना यहाँ, प्रतिबिंब, और ए बी क्या है, वस्तु। यहाँ लिखे देते हैं, ये एम एन क्या है यहाँ पर, अवतल दर्पण। पी क्या है यहाँ पर, ध्रुव। एफ क्या है, फोकस। ए बी सी क्या है, ये पी है यहाँ पर ना, ये पी है, जुड़ गया है, तो मत सोचिए क्या बना दिए, पी है यहाँ। सी वक्रता केंद्र। ए बी वस्तु, ए बी क्या है, वस्तु, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है ना। यमियन हमने अवतल दर्पण, यह है पी ध्रुव है, यह फोकस सी वक्रता केंद्र। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये एम्पियर अवतल दर्पण हो गया, पी ध्रुव है या फोकस सी वक्रता केंद्र, ए बी वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। अब त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में ये कोण 90-90 होंगे। ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी,
प्रत्येक क्या है 90 अंश है ना। और ये परावर्तन के नियम से बराबर होंगे। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब हो जाएगा वहाँ पर, तो ये आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण, समझ रहे हैं ना। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब जब ऐसा होगा तो त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ये बराबर इसके हुआ, ये बराबर इसके हुआ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। समरूप त्रिभुज हो गए जब, तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक मतलब लंब से बटे, आधार का आधार से बटे, कर्ण का कर्ण से बटे बराबर होंगे। यानी लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। ये तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी बी बटे पी बी डैश, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तो ए बी क्या है, अब सुनना। हाँ देखो, यहाँ वस्तु की लंबाई को क्या लिखा जाता है, ओ। तो वस्तु की लंबाई ओ। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या लिखा जाएगा, आई। लेकिन ये बता दें, सुनना, चिन्ह परिपाटी पीछे उसको भी आप देख सकते हो। इधर की दूरी ऋण में, नीचे ऋण में, ऊपर धन में। तो ए बी ऊपर है तो प्लस ओ, ए डैश बी डैश नीचे है तो माइनस आई। और पी बी वस्तु की दूरी है। पी बी क्या है, पी से बी तक की दूरी वस्तु की दूरी, और इधर माइनस होता है। अब पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है। बता दिया ना, बता दिया कि इसको समझने के लिए आप स्टार्ट से जब समझोगे तो सब समझ में आएगा। और अचानक लगता होगा सर ये कैसे माइनस लिख देते हैं, कैसे प्लस लिख देते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं पढ़ने वालों के लिए क्रम से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और देखा केवल वीडियो देखना हो तो कोई बात नहीं है, तब तो आप कहीं से देख सकते हो 1 मिनट में। समझने वालों के लिए हमने हमेशा से बोला है कि किसी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसको स्टार्ट से समझने का प्रयास करिए, है ना। जब भी पढ़ो, क्लास वाले अच्छे बच्चों के लिए, है ना, जिनको केवल देखना है तो पिक्चर जैसे देख सकते हो। तो जब यहाँ पर पी बी क्या है, वस्तु की दूरी है, तो उसको यू से प्रदर्शित करते हैं माइनस चिन्ह परिपाटी से। अब पी बी डैश को प्रतिबिंब की दूरी भी से प्रदर्शित करते हैं, और चिन्ह परिपाटी इधर है तो माइनस। ए बी वस्तु की लंबाई है, ऊपर है तो प्लस, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है आई, नीचे है तो माइनस। ये इससे कैंसिल। अब इसको उल्टा लिख दें, यदि मान लो इसको उल्टा लिख दें, आई बटे ओ लिख दें, आई बटे ओ, और ये माइनस उधर भेज दें तो ये भी बटे यू हो जाए। समझ पा रहे हैं, ये माइनस माइनस तो कट गया, इसको हम सीधे उल्टा कर दिए। तो ओ बटे आई था तो आई बटे ओ कर दिए, माइनस का हो कहाँ गया, उधर भेज दिए। और ये यू बटे भी था तो भी बटे यू हो गया। और अब देखो इसको, ये आई बटे ओ बराबर यम है, तो यहाँ यम लिखे देते हैं। यानी समीकरण 1 व 2 से यम बराबर माइनस भी बटे यू। ये तो ये एक फार्मूला आप लोगों को मिला कि यम बराबर माइनस भी बटे यू, ठीक है ना। अतः आप ये भी कह सकते हो, अतः यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू। ये यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू, ठीक है ना जी। और यहाँ से क्या कहा जा सकता है, आपने लिखा है गोली दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। और यहाँ ये भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी।
तो यहाँ से ये पता चला कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी रैखिक आवर्धन कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब फार्मूला में आपको क्या क्या मिल गया, दो ठो फार्मूला मिल गया, एक लंबाई के पदों में, एक दूरी के पदों में, एक लंबाई के पदों में, एक दूरी के पदों में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, यानी m बराबर जो I/O आया, इसके आधार पर कुछ बातें और क्लियर होगी। देखना वो क्या क्लियर होगी। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। मान लीजिए I बड़ा हो O से, समझना अच्छे से, यदि I O से बड़ा होगा, I O से बड़ा होगा तो m का मान 1 से बड़ा आएगा। यदि I O से छोटा होगा तो m का मान 1 से छोटा आएगा। और यदि I और O बराबर होंगे तो m का मान 1 आएगा। और ये तीनों कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण में। मतलब अवतल दर्पण में, पीछे आप देख सकते हैं उसका वीडियो, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। यानी I और O बराबर भी हो सकते हैं, बड़ा छोटा भी कोई हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा, यानी अवतल दर्पण में m बड़ा हो सकता है 1 से। ये 1 I लिखे हैं, कब है, जब I बड़ा होगा O से। और m छोटा होगा 1 से, कब, जब I छोटा होगा O से। और m बराबर होता है 1 जब I और O बराबर होते हैं, है ना। यहाँ 1 लिखे हैं, लेकिन ये 0 मत समझना, O है, I है, O है। I मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई, O मीन्स वस्तु की लंबाई। ठीक है ना। ये ना सोचना कि यहाँ 1 है, ये 0 I लिखे होंगे। ये O वस्तु की लंबाई। जब I O से बड़ा होगा तो m का मान 1 से बड़ा आएगा। जब I O से छोटा होगा तो m का मान 1 से छोटा आएगा। और जब I O के बराबर होगा तो m का मान 1 आएगा। और ये सब का सब किस में होता है, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में m हमेशा 1 से छोटा होता है, क्योंकि उसमें जो I है वो O से छोटा ही रहता है। ठीक है ना। तो ये m हमेशा छोटा। ठीक है। कुछ बातें और, m का जो मान होता है धन में होता है, m का मान धन आभासी प्रतिबिंब के लिए, और m का जो मान होता है वो ऋण में होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। ठीक है ना। अवतल दर्पण में जो होता है m का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी और बराबर भी। और उत्तल दर्पण में m का मान सदैव 1 से छोटा। m का मान धनात्मक आभासी प्रतिबिंब के लिए, m का मान ऋणात्मक आभासी प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक, आभासी के लिए धनात्मक। उल्टा मत सुनना, है ना। m धनात्मक आभासी, m ऋणात्मक वास्तविक। m बड़ा छोटा बराबर अवतल, m हमेशा छोटा उत्तल। समतल दर्पण में m का मान 1 होता है। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण के लिए m का मान 1। अब देखो, मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि यदि रैखिक आवर्धन का मान 1 है तो इससे आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। तो यदि किसी का रैखिक आवर्धन यदि 1 है दर्पण में, तो इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई बराबर है। अब कह दिया जाए कि वस्तु होगी कहाँ, तो ये इसका मतलब है कि प्रतिबिंब और वस्तु बराबर जब होते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। और इसके डिटेल के लिए पीछे से पढ़ोगे तब समझोगे। हम बोलने के लिए तो यहाँ भी बोल देंगे, पर उसका सब वीडियो में पीछे बना हुआ है बहुत डिटेल में। स्टार्ट से पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक, तो ये हो गया रैखिक आवर्धन। अब रैखिक आवर्धन में रैखिक आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है।
ये भी जान लो। जैसे आई प्रतिबिंब की लंबाई है, वो क्या है, यम वस्तु की लंबाई है, तो लंबाई बटे लंबाई, तो दोनों का मात्रक एक ही रहेगा तो कट जाएगा, तो रैखिक आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है ना, रैखिक आवर्धन मात्रकहीन बीमाहीन राशि है। ठीक, एक है जैसे रैखिक आवर्धन यम होता है तो क्षेत्रीय आवर्धन यम स्क्वायर होता है। क्षेत्रीय आवर्धन मतलब क्षेत्रफल में आवर्धन यम स्क्वायर। ठीक है ना, यम का कोई मात्रक नहीं होता है, यम का कोई मात्रक नहीं होता है, ये सब याद रखना। यम का कोई मात्रक नहीं हो। क्षेत्रीय आवर्धन मतलब क्षेत्रफल में आवर्धन यम स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो अभी आपने ये देखा कि रैखिक आवर्धन के दो सूत्र मिले, क्या क्या, आई बटे ओ भी बटे यू। अब रैखिक आवर्धन का सूत्र हम यू और एफ के पदों में बताए दे रहे हैं कि यू और एफ के पद में यम का सूत्र क्या बनेगा, फिर भी और एफ के पदों में यम का क्या सूत्र बनेगा। आई ओ दिया रहेगा तो यम लाने का ये सूत्र, भी और यू दिया रहेगा तो यम लाने का ये सूत्र। अब मान लीजिए आपको यू और एफ का मान दिया है तो यम लाने का क्या सूत्र बनेगा वो भी बता देते हैं। भी और एफ का मान दिया रहेगा तो क्या, बार बार यू और भी आते रहते हैं। यू वस्तु की लंबाई है, वस्तु की दूरी है, और भी प्रतिबिंब की दूरी है, और ओ जो है वस्तु की लंबाई है और आई प्रतिबिंब की लंबाई। लंबाई दूरी में अंतर क्या है, यहाँ पर देखो ये वस्तु है तो इसकी ये लंबाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी आए होगी। वस्तु की दूरी का मतलब होता है ध्रुव से दूरी। ठीक है ना। ये तो अब थोड़ा सा हम रैखिक आवर्धन के दो और फार्मूला बता दें। अब वो कौन कौन, यू और एफ के पदों में तथा भी और एफ के पदों में। देखना क्या बताने वाले हैं। रैखिक आवर्धन का मान u और f के पदों में, रैखिक आवर्धन का मान u और f के पदों में, क्योंकि m बराबर होता है माइनस भी बटे u, पढ़ चुके हो, तथा दर्पण समीकरण से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ये होता है। पीछे लेक्चर में बताया जा चुका है दर्पण समीकरण। इसके दोनों पक्षों में u का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में u का गुणा, दोनों पक्षों में u का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, u बटे f, u बटे u, u बटे v, ये इससे कैंसिल, u बटे f बराबर 1 प्लस u बटे v, इसको इधर ला दो तो माइनस u बटे v बराबर 1 माइनस u बटे f, इसको इधर लाया उसको उधर भेजा, माइनस u बटे f बराबर f माइनस u बटे f, एलसीएम लिया, ये एलसीएम। ठीक, एलसीएम ले दीजिए। हम इसको उल्टा कर दें, मान लो v बटे u कर दें तो f बटे f माइनस u। देखो क्या किया हमने, m बराबर माइनस v बटे u अभी अभी आया था, ये दर्पण समीकरण हो गया। दोनों पक्षों में u का गुणा किया, u बटे f, u बटे u, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर u बटे f, ये u बटे v, इसको इधर लाए तो माइनस, इधर गए तो माइनस, ये एलसीएम लिया, इसको उल्टा कर दिए, क्या कर दिए उल्टा, तो इधर भी उल्टा हो गया, और ये समीकरण 2। अब बताओ ये किसके बराबर, ये और ये बराबर है ना, तो ये बराबर हो गए, यानी समीकरण 1 व 2 से
एम बराबर एफ बटे एफ माइनस यू। ये एक सूत्र मिल गया। तो अभी आप रैखिक आवर्धन के दो सूत्र पढ़े थे, एम बराबर आई बटे ओ, फिर एम बराबर माइनस भी बटे यू। अब एक तीसरा सूत्र भी मिल गया, एम बराबर एफ बटे एफ माइनस यू। ठीक है ना, ये हो गया। अब रैखिक आवर्धन का मान भी एफ के पदों में, जैसे अभी यू और एफ के पदों में ना है, तो अब भी एफ के पदों में क्या होगा, तो वही शुरू करो, एम बराबर माइनस भी बटे यू तथा दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, दोनों पक्षों में भी का गुणा, दोनों पक्षों में भी का गुणा करने पर कर दो, तो v/f बराबर v/u प्लस v/v, ये कैंसिल हो गया। v/f बराबर v/u प्लस 1, इसको इधर लाओ, माइनस v/u और 1 माइनस v/f, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया। ठीक है, माइनस v/u एफ माइनस v/f, ये समीकरण नंबर 2। ये इसके बराबर है आ गया। कहेंगे सर इसमें उल्टा किए थे, ये उल्टा करना पड़ा, इसके जैसे बनानी तो पहले से है। तो समीकरण 1 व 2 से एम बराबर एफ माइनस v/f। अब बताओ, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये है ना, अंत में आप ये कह सकते हो, अतः स्पष्ट है कि एम बराबर माइनस v/u, एम बराबर i/o माइनस v/u, एम बराबर f/f माइनस u, एम बराबर f माइनस v/ क्या हुआ f। चार ठो फार्मूला, यम के चारों फार्मूला। ठीक है ना, कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, वो प्रश्न खुद बता दिया करेगा। ठीक है ना, कौन फार्मूला कहाँ यूज होगा वो फार्मूला खुद बताएगा, यानी क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको आई और ओ दिया है तो ये फार्मूला, भी और यू का मान प्रश्न में दिया है तो ये फार्मूला, यदि यू और एफ का मान दिया है तो ये फार्मूला लगा देना, और एफ और भी का मान दिया है तो ये फार्मूला। ठीक है ना, तो ये रहा। तो ये रैखिक आवर्धन में इतना ही है। ठीक है ना, अब ये समझ में बात आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, और आपके जो मित्र खास लोग हों उनको भी आप चैनल के बारे में बताएंगे तो उनका भी काम हो जाएगा, है ना। और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं एग्जाम के दृष्टि से, जो भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा उनका वीडियो भी हम अलग से बल्कि आप लोगों के सामने बना के भेजेंगे। और अभी जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ है उसका हमने आंसर का वीडियो बना दिया है, उसको भी देख सकते हैं, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अलग से, ऑब्जेक्टिव का अलग से, और जो वैसे क्वेश्चन है वो सब प्ले लिस्ट में आप ढूंढेंगे तो सब पा जाएंगे। यदि किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहा है, इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका वीडियो भी हम बना देंगे। थैंक यू।